फ्रेंड्स, वेलकम टू माय क्लास। आज हम करेंगे कैश फ्लो स्टेटमेंट इन वन शॉट। इस वीडियो के बाद आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट के कंसेप्ट में, क्लासिफिकेशन ऑफ एक्टिविटीज में और इनडायरेक्ट मेथड में किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। तो शुरू करते हैं वीडियो। सबसे पहले आता है आपका कि CFS या कैश फ्लो स्टेटमेंट है क्या। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट है जो कि ये बताती है कि ड्यूरिंग द ईयर कितना कैश कंपनी में आया और कितना कैश यूटिलाइज किया और कहाँ कहाँ यूटिलाइजेशन हुई है। ठीक है, हम प्रॉफिट्स की बात नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ कैश की बात कर रहे हैं। ऐसा हो सकता है कि कंपनी में प्रॉफिट्स हों बट कैश ना हो, या फिर कंपनी लॉसेस पे हो और उसके पास सफिशिएंट कैश हो, क्योंकि कैश फ्लो स्टेटमेंट सिर्फ और सिर्फ कैश का इनफ्लो और आउटफ्लो बताता है। ठीक है, अब ऑब्जेक्टिव्स के हैं CFS के, ये बताता है कैश इनफ्लो एंड आउटफ्लो, लिक्विडिटी पोजीशन, इन्वेस्टर्स और क्रेडिटर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहता है और ये प्लानिंग और कंट्रोलिंग में बहुत हेल्प करता है। ठीक है, इसके लिए हम बिजनेस एक्टिविटीज को 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, दैट इज ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में हम कौन सी लेके जाते हैं जो कि बिजनेस, डे टू डे बिजनेस से रिलेट करती हैं। जैसे कि हम कह देते हैं कि कस्टमर से पैसा आया या सप्लायर्स को पैसा दिया गया। ठीक है, वो आएंगे आपके ऑपरेटिंग में। इन्वेस्टिंग रिलेट करता है सेल या परचेज ऑफ एसेट्स या इन्वेस्टमेंट्स। सेल करेंगे इनफ्लो ऑफ कैश होगा, परचेज करेंगे आउटफ्लो ऑफ कैश होगा। सिमिलरली फाइनेंसिंग एक्टिविटीज रिलेट करती हैं आपकी कैपिटल या लोन से। इश्यू ऑफ शेयर्स या डिबेंचर्स होगा तो इनफ्लो होगा, रिडम्पशन होगी तो आउटफ्लो। सिमिलरली डिविडेंड पेड होगा तो आउटफ्लो ऑफ कैश होगा। ठीक है, अब इन्हीं को हम डिटेल में करते हैं। तो सबसे पहले आएगा आपका ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में आपको इनडायरेक्ट मेथड ही पूछा जाता है, तो हम उसे ही डिस्कस करेंगे। तो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से कैश निकालने के लिए हम शुरू करेंगे उसे नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम से। ठीक है, नेट प्रॉफिट में हम चेंजेस करेंगे और हम निकालेंगे कि हमारा कैश इनफ्लो या आउटफ्लो कितना हुआ है ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में। तो ये जो सारा चीज है, फर्स्ट स्टेप है जो आपका नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम का, ये आपका वर्किंग नोट्स में जाएगा। ठीक है, कैसे बनाओगे, कैसे निकालोगे नेट प्रॉफिट। सबसे पहले आपको या तो स्टेटमेंट ऑफ P&L में नेट प्रॉफिट दे रखा होगा, और अगर बैलेंस शीट दे रखी है तो ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस के डिफरेंस जो कि आपको रिजर्व्स एंड सरप्लस में दे रखा होता है, उसे आप यहाँ पे शो करोगे। ठीक है, उसके बीच में ऐड करोगे ट्रांसफर्स टू रिजर्व्स। कुछ भी प्रॉफिट का पोर्शन रिजर्व्स में ट्रांसफर किया है उसे ऐड बैक करो, क्योंकि ये कैश से रिलेट नहीं करता बट हमारे प्रॉफिट्स को रिड्यूस कर रहा है। ठीक है, इसलिए हम अपना ऐड बैक करेंगे जितना भी हमने ट्रांसफर किया टू द रिजर्व्स। सिमिलरली प्रपोज्ड डिविडेंड ऑफ द करंट ईयर। प्रपोज्ड डिविडेंड मतलब वो डिविडेंड जो कि प्रपोजल में आया है कि इतना डिविडेंड पे किया जाएगा, पे नहीं किया है, प्रपोजल में है, तो वो भी ऐड करेंगे। इंटरिम डिविडेंड पेड ड्यूरिंग द ईयर, जितना हमने इंटरिम डिविडेंड पे किया है ड्यूरिंग द ईयर वो भी हम ऐड बैक करेंगे। देन प्रोविजन फॉर टैक्स फॉर द करंट ईयर, या फिर कह सकते हैं प्रोविजन मेड ड्यूरिंग द ईयर। ठीक है, टैक्स का प्रोविजन जितना बनाया, पे नहीं किया, जितना बनाया है उतना हम ऐड बैक करेंगे। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स इफ डेबिटेड टू द स्टेटमेंट ऑफ P&L। स्टेटमेंट ऑफ P&L में अगर कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स हमने डेबिट किया है, जैसे हम कहते हैं लॉस बाय फायर, अगर ये स्टेटमेंट ऑफ P&L में डेबिट में है तो उसे ऐड बैक करोगे। और लेस क्या क्या करोगे, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स इफ क्रेडिटेड टू स्टेटमेंट ऑफ P&L, जैसे हम कह देते हैं कि इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड अगेंस्ट द फायर। तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स है, ये हर रोज की तो एक्टिविटीज है नहीं है, तो इसलिए हम इसे लेस करेंगे। सिमिलरली रिफंड ऑफ टैक्स, टैक्स का कोई भी रिफंड आया उसे भी हम लेस करके जो बैलेंस ऑफ द अमाउंट आएगा दैट विल बी योर नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। अब इस नेट प्रॉफिट में हम आगे एडजस्टमेंट्स करेंगे। तो सबसे पहले आपकी एडजस्टमेंट आएगी, हम इस नेट प्रॉफिट में ऐड करेंगे नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स को। नॉन कैश आइटम्स में आपके आ जाती है डेप्रिसिएशन, गुडविल, पेटेंट्स, ट्रेडमार्क्स, अमोर्टाइज्ड। अमोर्टाइज्ड मतलब राइट ऑफ करना। अब एक चीज का ध्यान रखना है, अगर आपको क्वेश्चन में गुडविल जो है लेस होती हुई दिख रही है दैट मीन्स दैट इज अमोर्टाइज्ड,
बट अगर गुडविल की वैल्यू इंक्रीज कर रही है पिछले साल से, तो दैट मीन्स गुडविल इज ट्रीटेड एज एसेट। उस केस में यहाँ पे आप गुडविल को, बढ़ी हुई गुडविल को नहीं शो करोगे। ठीक है, गुडविल की वैल्यू अगर कम हो रही है, अमोर्टाइज हो रही है, तब आप इसमें ऐड करोगे, सिर्फ और सिर्फ तभी। ठीक है, ये होंगी आपकी नॉन कैश आइटम्स। और नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स में क्या क्या आएगा? दैट विल बी इंटरेस्ट ऑन द बैंक ओवरड्राफ्ट या इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग्स दे रखा है, लॉस ऑन द सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, दिस डू नॉट रिलेट टू द ऑपरेटिंग एक्टिविटीज ऑफ द बिजनेस। ठीक है, तो इन सबको हम ऐड करेंगे इन द नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स में। और लेस क्या करेंगे? लेस करेंगे इंटरेस्ट इनकम, डिविडेंड इनकम या रेंटल इनकम आपको अगर दे रखी है, उसे हम लेस करेंगे। सिमिलरली गेन ऑन द सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स अगर दे रखा है तो उसे भी हम लेस करेंगे। ठीक है, और नेट प्रॉफिट में ये ऐड और ये लेस करने के बाद हमारे पास क्या आएगा? दैट विल बी ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। अब हम करेंगे वर्किंग कैपिटल चेंजेस। वर्किंग कैपिटल मतलब करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज में इंक्रीज या डिक्रीज को अब इस चीज में एडजस्ट किया जाएगा। तो कैसे करेंगे? वो सिंपल है, करंट एसेट्स डिक्रीज कर रही हैं या करंट लायबिलिटीज इंक्रीज कर रही हैं तो हम उसे ऐड करेंगे। सिमिलरली अगर करंट एसेट्स इंक्रीज कर रही हैं या करंट लायबिलिटीज डिक्रीज कर रही हैं तब हम उसे लेस करेंगे। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस में हम ऐड और लेस करने के बाद इन आइटम्स को, करंट एसेट्स, करंट लायबिलिटीज को, हमारे पास आएगा कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस। ठीक है, इसके बाद हम इनकम टैक्स पे ड्यूरिंग द ईयर, जितना भी हमने पे किया होगा दैट विल बी डिडक्टेड, और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स की प्लस या माइनस एडजस्टमेंट्स करने के बाद हमारे पास क्या आएगा? कैश फ्लो या कैश यूज्ड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। कैश फ्लो मतलब अगर ये वाला आपका बैलेंस जो है प्लस में है दैट इज कैश फ्लो, और अगर वो बैलेंस माइनस में है दैट इज कैश यूज्ड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। इस हिसाब से आपको ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से कैश इनफ्लो या आउटफ्लो आपको पता लगेगा। अब करते हैं कि कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज हम कैसे निकालते हैं। ये शुरू करने से पहले हम कुछ अकाउंट्स बना के देखते हैं जो कि क्वेश्चंस की अकॉर्डिंग रिक्वायरमेंट रहती है और जो हमारे क्वेश्चंस में आते भी हैं। ठीक है, ये है आपके फिक्स्ड एसेट्स के अकाउंट्स और प्रोविजन फॉर टैक्स का अकाउंट। फिक्स्ड एसेट्स के अकाउंट में हमारे को ये देखना होता है कि फिक्स्ड एसेट्स जो है ये वो आपको WDV पे दी गई है या कॉस्ट पे दी गई है। ठीक है, अगर फिक्स्ड एसेट्स WDV पे दी गई है तब आपका एक ही अकाउंट बनेगा, फिक्स्ड एसेट अकाउंट। इसे बनाने की रिक्वायरमेंट क्यों होती है? वो इसलिए क्योंकि कई बार आपको कुछ मिसिंग इंफॉर्मेशन होती है जो आपको निकालनी पड़ती है अकाउंट बना के। जैसे हो सकता है ये ना दे रखा हो कि कितने की एसेट ड्यूरिंग द ईयर परचेज की है, वो आपको अकाउंट बना के पता करनी होगी। या फिर सेल और परचेज ऑफ एसेट दे रखी है बट डेप्रिसिएशन की अमाउंट नहीं दे रखी तो वो निकालनी पड़ेगी आपको। ठीक है, तो इस हिसाब से कुछ भी मिसिंग इंफॉर्मेशन को निकालने के लिए आपको ये अकाउंट बनाना पड़ेगा। तो अगर WDV पे आपको फिक्स्ड एसेट्स दे रखे हैं तब आपका फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट कैसे बनेगा? बैलेंस ब्रॉट डाउन जाएगा डेबिट साइड पे, एसेट है तो बैलेंस ब्रॉट डाउन डेबिट साइड पे और कैरी डाउन क्रेडिट साइड पे। ठीक है, सेल अगर होती है ड्यूरिंग द ईयर ऑफ पार्ट ऑफ द एसेट तो बाय बैंक करके हम सेल दिखाएंगे। लॉस या प्रॉफिट होगा तो वो भी शो करेंगे, लॉस है तो क्रेडिट साइड पे, प्रॉफिट है तो डेबिट साइड पे। ठीक है, डेप्रिसिएशन ड्यूरिंग द ईयर जितना भी प्रोवाइड किया है वो, और बैलेंसिंग फिगर विल बी योर टू बैंक, मतलब ड्यूरिंग द ईयर कितने की एसेट परचेज की गई है। क्लियर है? अब इसमें ये जो डेप्रिसिएशन या प्रॉफिट या लॉस है इसे हम शो करते हैं ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में। नेट प्रॉफिट में हम ऐड बैक करते हैं ना नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स में, तो इस नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग में, तो इन चीज़ों को हम वहाँ पे ऐड करेंगे। और ये जो आपकी सेल और परचेज ऑफ एसेट है दैट विल बी शोन इन द इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। ये तो था जब आपको फिक्स्ड एसेट्स दे रखा है अकाउंट आपका WDV पे। अगर कॉस्ट पे दे रखा है तब हमारे कौन से दो अकाउंट्स बनते हैं? तब हमारे बनते हैं फिक्स्ड एसेट्स का और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का, वो भी बनाएं। फिक्स्ड एसेट अकाउंट में हम बनाएंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन डेबिट साइड पे, एसेट है तो डेबिट साइड पे आएगी। बाय बैंक करके हम जितने की एसेट जो है सेल की हुई है वो दिखाएंगे, लॉस होगा तो क्रेडिट साइड पे, प्रॉफिट है तो डेबिट साइड पे। अब यहाँ पे आएगी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, वो वाली डेप्रिसिएशन जो हमने पार्ट ऑफ द मशीनरी सेल की है उसकी डेप्रिसिएशन हम यहाँ पे शो करेंगे। ठीक है, और टू बैंक करके हमारा बैलेंसिंग फिगर आएगा। बैलेंसिंग फिगर मतलब
ब्रॉट डाउन, कैरी डाउन और सारा हमने सेल परचेज दिखा दिया है। तो टू बैंक करके हमारी बैलेंसिंग फिगर दैट शोज कि हमने ड्यूरिंग द ईयर कितने की फिक्स्ड एसेट्स परचेज की है। ठीक है, अब एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट कैसे बनाएंगे? ब्रॉट डाउन करेंगे हम क्रेडिट साइड पे और कैरी डाउन आएगा हमारा डेबिट साइड पे। अब ये जो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन जितने की एसेट हमने सेल की है उसको हम टू फिक्स्ड एसेट्स लिख के एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट के डेबिट साइड पे शो करेंगे। ठीक है, एंट्री क्योंकि हमारी बनती है एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिटेड टू एसेट, तो वही हम यहाँ पे शो करेंगे डेप्रिसिएशन टू एसेट। और बैलेंसिंग फिगर विल बी द डेप्रिसिएशन चार्ज ड्यूरिंग द ईयर। करंट ईयर में जितनी डेप्रिसिएशन चार्ज की गई है दैट विल बी शोन एज द बैलेंसिंग फिगर। ठीक है, अब एक चीज ध्यान रखनी है, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में आपने ये वाली डेप्रिसिएशन शो करनी है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन नहीं शो करनी है। ड्यूरिंग द ईयर कितनी डेप्रिसिएशन चार्ज की है दैट इज शोन इन द एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट, तो यहीं से आप उठाओगे। ठीक है, तो नेट प्रॉफिट में जब नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग करते हो तो डेप्रिसिएशन यहाँ से उठाओगे। ठीक है, प्रॉफिट या लॉस जो है वो सेम हम जैसे ऊपर वाले क्वेश्चन में किया है सेम उसी हिसाब से प्रॉफिट एंड लॉसेस करेंगे। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में नेट प्रॉफिट में ऐड और सेल और परचेज ऑफ एसेट्स विल बी शोन इन द इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। अब थर्ड हमारा अकाउंट बनेगा प्रोविजन फॉर टैक्स का, बिल्कुल सिंपल अकाउंट है, वो भी बना के देख लेते हैं। अकाउंट बनाते हुए ब्रॉट डाउन हम करेंगे क्रेडिट साइड पे क्योंकि प्रोविजन है लायबिलिटी है, तो बैलेंस ब्रॉट डाउन आएगा हमारा क्रेडिट साइड पे, कैरी डाउन आएगा डेबिट साइड पे। स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल में हम लिखेंगे प्रोविजन मेड ड्यूरिंग द ईयर और यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर विल बी द टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर। ठीक है, प्रोविजन फॉर टैक्स मेड ड्यूरिंग द ईयर, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स में हम ऐड बैक करेंगे और टैक्स पेड ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में एंड में आके जब हम टैक्स को लेस करते हैं टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर वहां पे ये अमाउंट शो किया जाएगा। तो बेसिकली ये अकाउंट जो है ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में यूटिलाइज होते हैं। ठीक है, अब करते हैं कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। हम कैसे निकालते हैं, कौन सी आइटम्स इनफ्लो दिखाती हैं, कौन सी आउटफ्लो दिखाते हैं। अब उसकी स्टेटमेंट बना लेते हैं। एक बार ये आपकी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से कैश फ्लो पता लग गया तो इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग बहुत ईजी हो जाती है। इन्वेस्टिंग में क्या क्या आएगा आपका, प्रोसीड्स फ्रॉम द सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स या इंटेंजिबल एसेट्स या इन्वेस्टमेंट्स को सेल करके जितना भी आपके पास पैसा आया दैट विल शो द इनफ्लो ऑफ कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। और इंटरेस्ट रिसीव्ड या डिविडेंड रिसीव्ड या रेंटल इनकम आपको रिसीव हुई है तो कुछ इन्वेस्ट किया होगा जिससे ये चीज आपको रिसीव हो रही है, तो इसलिए हम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में इन्हें शो करते हैं। ठीक है, दीज आर द इनफ्लो ऑफ कैश। आउटफ्लो क्या होगा, कोई भी पेमेंट करिए फॉर द परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, इंटेंजिबल एसेट्स या कुछ इन्वेस्टमेंट्स खरीदने के लिए कुछ भी कंपनी ने आउटफ्लो किया है कैश का, वो शो करेंगे। ये सारा कुछ करने के बाद आपके पास क्या आएगा, कैश फ्लो या कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। फ्लो कब होगा, जब ये अमाउंट जो है वो पॉजिटिव होगी और यूज्ड तब होगा जब ये अमाउंट नेगेटिव होगी। ये आपका इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज हो जाता है। अब करते हैं हमारी फाइनेंसिंग एक्टिविटीज जो कि रिलेट करती है कैपिटल से और लोन से। उसकी भी स्टेटमेंट बिल्कुल सिंपल है, बना के देखें। इसमें कैश इनफ्लो होगा प्रोसीड्स फ्रॉम द इश्यू ऑफ शेयर्स या डिबेंचर्स या अदर लॉन्ग टर्म बोरिंग्स। जब भी कंपनी ये चीजें शेयर्स या डिबेंचर्स इशू करेगी या बोरो करेगी कुछ भी तो इनफ्लो ऑफ कैश होगा। आउटफ्लो कब होगा, जब वो पेमेंट करेगी फाइनल या इंटरिम डिविडेंड की, इंटरेस्ट ऑन लोन्स या डिबेंचर्स पे पे करेगी, इंटरेस्ट को रीपेमेंट ऑफ लोन या रिडम्पशन ऑफ शेयर्स या डिबेंचर्स या फिर पेमेंट ऑफ शेयर इशू एक्सपेंसेस, ये सारे आउटफ्लो होगा। इनफ्लो और आउटफ्लो की डिफरेंस आपको बताएगा कि कैश फ्लो है या कैश यूज्ड है। ये अमाउंट अगर पॉजिटिव है तो फ्लो है, नेगेटिव है तो यूज्ड इन फाइनेंशियल एक्टिविटीज। ठीक, अब तक जो हमने ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज से कैश यूज या कैश फ्लो निकाला है उन तीनों को हम ऐड करेंगे, तब हमारे पास आएगा नेट इंक्रीज या डिक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। इसमें हम ऐड करेंगे कैश इक्विवेलेंट्स एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, जिसमें क्या आ जाता है आपका कैश इन हैंड या बैंक, शॉर्ट टर्म डिपॉजिट्स, करंट इन्वेस्टमेंट्स और मार्केटेबल सिक्योरिटीज। इन सबको जब हम ऐड करेंगे तब जो बैलेंस आएगा दैट शुड इक्वल टू कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स एट द
एंड ऑफ द ईयर। अगर ये दोनों चीजें मिल जाती हैं दैट मीन्स आपका पूरा क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है। एग्जाम में जब भी आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे तो कुछ चीजों का ध्यान जरूर रखना है ताकि आपको फुल मार्क्स मिले। दैट इज वर्किंग नोट्स आपने शो करने हैं। नॉन कैश आइटम्स को डायरेक्टली कैश फ्लो स्टेटमेंट में शो नहीं करना है, रादर दीज आर शोन एज द वर्किंग नोट्स। ठीक है, स्टेप वाइज प्रेजेंटेशन करनी है और कुछ भी गंद नहीं डालना है। दैट मीन्स आप कटिंग नहीं कर रहे हो बार बार उसको, तो प्रेजेंटेशन पे बहुत ज़्यादा फोकस करना है और सारे स्टेप्स आपने फॉलो करने हैं। अगर आप क्वेश्चन को इस हिसाब से करते हो तो आपके फुल मार्क्स आएंगे ज़रूर कैश फ्लो स्टेटमेंट में। अब इस वीडियो के बाद आई सपोज कि कैश फ्लो स्टेटमेंट आपको क्लियर हो गया होगा, इसमें किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बट स्टिल अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप मेरे इस पे डिटेल्ड वीडियोस बनी हुई हैं, वो जाके चेक कर सकते हैं या कमेंट करके क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।